everyone, how are you? I hope you are fine. आज हम लोग क्लास 11 का एक और चैप्टर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 5 पॉइंट के बारे में जानना है। नंबर 1, इसका मीनिंग यानी कि मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एंड नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एंड नंबर 3 इज classification of accounts, and number 4 is advantage of double entry system, and the last is disadvantage of double entry system। तो इस चैप्टर में टोटल ये 5 पॉइंट को हम लोग को रीड करना है, देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जनरली हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उससे 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, यानी हमेशा कम से कम 2 खातों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम कैश देते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहला, तो जो सामान हम ले रहे हैं वो सामान मेरे पास आ रहा है, लेकिन मेरे पास से जो मेरा कैश था वो जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, बहुत से बच्चों के माइंड में ये चीज हो जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब हो सकता है कि 2 बार लेखा करना, किसी भी ट्रांजेक्शन का 2 बार लेखा करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नाम पर मत जाइएगा, अभी हम इसका मीनिंग बताएंगे तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है। दोहरा लेखा प्रणाली व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का लेखा करने की प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवं पूर्ण विधि है। इस प्रणाली को सबसे प्राचीन प्रणाली भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका आविष्कार 1494 में इटली के गणितज्ञ लुकास पैसियोली ने किया था। तो ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसको सबसे प्राचीन प्रणाली कहा जाता है, और ये किस टाइप का है? प्रगतिशील, वैज्ञानिक और पूर्ण विधि है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? तो आप आंसर क्या देंगे? लुकास पैसियोली ने। अब दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे आप ईयर डाल सकते हैं 1494 में। और इस पॉइंट पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि जो लुकास पैसियोली थे, जो महान गणितज्ञ थे, ये कहाँ के थे, किस देश से ये रिलेट करते थे? तो ये जो है वो इटली के इटली से रिलेट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मैं अभी इस 2 सेंटेंस में बता चुकी, इस एक सेंटेंस में 3 क्वेश्चन निकला है ना, उसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैं बता चुकी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो उससे कम से कम 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ भी वही बोला जा रहा है कि कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। और जो दोहरा लेखा प्रणाली होता है इसमें लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। 2 पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? एक पक्ष तो जिसको मिल रहा है यानी पाने वाला, और दूसरा जो कि खो रहा है यानी कि देने वाला। तो इसमें 2 पक्ष कौन कौन से हो गए? एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। तो पाने वाले खाते को डेबिट तथा देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी और डिटेल्स में बताऊंगी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो पाने वाला व्यक्ति होता है, ये जो पाने वाला होता है उसका खाता को किस पक्ष में लिखते हैं? डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कोई बिजनेस है जो कि फर्नीचर खरीद रहा है नगद, ठीक है, कैश में फर्नीचर को खरीद रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, 2 खातों पे प्रभाव पड़ रहा है। कौन कौन सा? एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। किस तरह से? अगर हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं
यानी फर्नीचर जो मेरा एसेट्स है, तो फर्नीचर खरीदने पे मेरे पास नया फर्नीचर आएगा, मेरा एसेट्स बढ़ेगा, है ना। मेरे पास जो है यानी कि जो भी बिजनेस है जो फर्नीचर को खरीद रहा है उसके पास फर्नीचर आएगा, यानी उसको मिल रहा है, वो पाने वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, कैश। तो बिजनेस को क्या है, फर्नीचर के बदले कैश देना पड़ रहा है, ठीक है। बिजनेस जो है फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर आ रहा है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आने वाला यानी कि पाने वाले को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश जो कि जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश रिसीव हुआ, मोहन से जो है पैसा मिला। तो यहां पर भी दो चीजों पे इफेक्ट पड़ा है, दो अकाउंट पे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए कैश रिसीव हो रहा है यानी कैश आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, देने वाला कौन है इसमें, देने वाला मोहन है। तो पाने वाला डेबिट यानी कैश मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। और देने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन हो जाएगा क्रेडिट। इस तरह से अगर हम लोग कंक्लूजन देखें, इसका निष्कर्ष देखें, तो क्या कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली जो है लेन देन के दो पहलुओं को दर्शाता है, अर्थात पाने वाला और देने वाला का खाता यानी कि उसका लेखा किया जाता है। आई होप आपको दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।